नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग ध्रुव स्वामी नाटक से संबंधित 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं, ताकि ध्रुव स्वामी नाटक से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न पूछा जाए आप आसानी से उसका आंसर लिख सको। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, नाट्य कला की दृष्टि से ध्रुव स्वामी नाटक पर विचार कीजिए। इससे पहले हमने 5 प्रश्न बता दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन में मेजर पेपर 6 का प्लेलिस्ट देख सकते हो। आज हम लोग दोस्तों ध्रुव स्वामी नाटक से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी से केवल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिल्कुल आपको आसानी से मैं समझा दूंगा। तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अथवा में है क्वेश्चन दोस्तों कि ध्रुव स्वामी नाटक के आधार पर चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण कीजिए। यानी ध्रुव स्वामी नाटक जो है उसमें चंद्रगुप्त का क्या योगदान है, इसके बारे में आपको पूछा गया है। और ये आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो कि ध्रुव स्वामी नाटक का नायक चंद्रगुप्त है, इस पर विचार कीजिए। ये जो दोनों क्वेश्चन है दोनों सेम क्वेश्चन है। यानी कि जो ध्रुव स्वामी नाटक है उसका नायक आप चंद्रगुप्त को मानते हो या रामगुप्त को। आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि जो ध्रुव स्वामी नाटक था उसका नायक चंद्रगुप्त है, इसके बारे में सिद्ध करें। तो हम लोग इसको भी जानेंगे। उसके बाद अथवा में है दोस्तों कि जो ध्रुव स्वामी नाटक है उसमें जो व्यक्त हुई है नारी भावना उस पर प्रकाश डालें। तो यहाँ पर जो है हम लोग ध्रुव स्वामी नाटक में जो नारी भावना व्यक्त हुई है उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। और फिर अंत में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो ध्रुव स्वामी नाटक है उसकी मूल समस्या क्या है। यानी कि ध्रुव स्वामी नाटक को लिखने के पीछे जो है प्रसाद जी की क्या उद्देश्य रही थी, इसके बारे में आपको बताना है अंतिम में। तो चलिए बिल्कुल हम लोग बिना देर किए सारे प्रश्न को करते हैं। थोड़ा सा आप जो है पेशेंस रखिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको 100% समझा दूंगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको परिचय देना है, यानी इंट्रोडक्शन, कि ध्रुव स्वामी नाटक जयशंकर प्रसाद का एक ऐतिहासिक नाटक है जो 1933 में प्रकाशित हुआ था। ध्रुव स्वामी नाटक कब प्रकाशित हुआ था? तो 1933 में हुआ था। ध्रुव स्वामी नाटक को किसने लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। यह नाटक गुप्त साम्राज्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें ध्रुव स्वामी नामक स्त्री की साहस और संघर्ष की कहानी है। प्रसाद जी के यह नाटक नारी के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की महत्ता को दर्शाता है। इतना ही नहीं, इसमें जो है भारतीय और पाश्चात्य तत्वों का मिश्रण किया गया है, जिससे नाटक को मनोरंजक और जीवंत बनाया है। यानी कि दोस्तों आपको इसमें यह कहा गया है कि जो ध्रुव स्वामी नाटक है इसकी रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की थी। कब की थी? तो 1933 ईस्वी में की थी। दोस्तों जो गुप्त साम्राज्य था उस पर आधारित ये नाटक है। और इसमें जो मेन कैरेक्टर है दोस्तों ध्रुव स्वामिनी का है। ध्रुव स्वामिनी जो है एक स्त्री है। ये कौन है? तो ये रामगुप्त की पत्नी है। और बेसिकली ये जो पूरा नाटक है इसी के आधार पर लिखा गया है। इसमें यह दिखाया गया है कि जो ध्रुव स्वामिनी है वो कैसे अन्याय के खिलाफ खड़ा होती है और अपनी स्वतंत्रता के लिए जमकर उसका विरोध करती है। इस प्रकार से प्रसाद जी ने जो नाटक लिखा है दोस्तों, इसमें नारियों के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता को महत्व दिया है। क्योंकि दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय नारियों की कोई स्वतंत्रता नहीं थी, नारियों को उतना ज़्यादा समाज में महत्व नहीं था। यही कारण है कि प्रसाद जी ने जो है इस नाटक के माध्यम से नारी को स्वतंत्रता दिलाना चाहते हैं। वो जो है उनको आत्मसम्मान से भरना चाहते हैं, ताकि समाज में जिस प्रकार से पुरुषों का सम्मान किया जाता है उस प्रकार से भी महिलाओं का सम्मान किया जाए, महिलाओं की भी जो है स्वतंत्रता मिले। तो बेसिकली इसी आधार पर जो है इस कहानी को लिखा गया है। पहले हम लोग देखते हैं कि जो ध्रुव स्वामी नाटक है उसके कहानी का क्या सारांश है। ध्रुव स्वामी नाटक के हम लोग कहानी का सार पहले समझते हैं। ध्रुव स्वामिनी जो थी दोस्तों वो रामगुप्त की पत्नी थी। यह जो एक साहसी महिला थी। जबकि अगर हम बात करें रामगुप्त का, तो रामगुप्त जो है कायर व्यक्ति था और विलासी राजा था। ध्रुव स्वामिनी जो है दोस्तों वो एक साहसी महिला है। जबकि रामगुप्त की बात करते हैं तो रामगुप्त एक कायर है, एक डरपोक व्यक्ति है, एक विलासी राजा है। विलासी राजा का मतलब है केवल भोग करने में लगा हुआ होता है, उनको जो है अपने साम्राज्य को लेकर उतना ज्यादा चिंता नहीं होता है। यही कारण है कि उनके आसपास जो है एक राजा है शकराज, जो एक शक्तिशाली शत्रु है इनका। रामगुप्त को संदेश भेजता है कि वह जो है ध्रुव स्वामिनी को उनके पास भेज दे, अन्यथा वह राज्य पर आक्रमण करेगा। यानी पहले राजा लोग क्या करता था, जो रानियां उनको सबसे सुंदर दिखती थी
वहाँ के राजा को कहता था कि अपने रानी को जो है भेज दो, तब मैं जो है तुम्हारे साम्राज्य पर आक्रमण नहीं करूंगा, राज्य पर आक्रमण नहीं करूंगा। अगर तुमने अपने रानी को हमारे दरबार में नहीं भेजा तो मैं तुम्हारे राज्य पर आक्रमण कर दूंगा। उसी प्रकार से शकराज ने यह धमकी दिया रामगुप्त को कि अपनी पत्नी को मेरे दरबार में भेज दो, अन्यथा जो है हम तुम्हारे साम्राज्य पर आक्रमण कर देंगे। रामगुप्त जो है युद्ध से डरकर जो ध्रुव स्वामिनी होती है उनको भेजने के लिए तैयार हो जाता है। यानी रामगुप्त जो है अपनी पत्नी को शकराज के पास भेजने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जो ध्रुव स्वामिनी है वो इसका विरोध करती है और आत्महत्या करने का निर्णय लेती है। जब रामगुप्त जो है शकराज के पास भेजने के लिए तैयार हो जाता है अपनी पत्नी को, तो ऐसे स्थिति में जो ध्रुव स्वामिनी थी उन्होंने इसका विरोध किया। जब इसका विरोध किया उसके बावजूद भी रामगुप्त नहीं माना, तो ऐसे स्थिति में जो है ध्रुव स्वामिनी ने कहा कि हम आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन हम शकराज के दरबार में नहीं जाएंगे। इसी बीच जो रामगुप्त का भाई था जिसका नाम था चंद्रगुप्त, जो यह माना जाता है कि ध्रुव स्वामिनी से प्रेम करता था। यानी कि दोस्तों यह भी जिक्र मिलता है कि जो रामगुप्त का भाई था, छोटा भाई, वो था चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त का जो है ध्रुव स्वामिनी से प्रेम का मामला था। उसे जो आत्महत्या करने से रोक लेता है और चंद्रगुप्त एक योजना बनाता है। इस योजना के तहत जो है चंद्रगुप्त शकराज के शिविर में जाता है और वहां जाकर उनकी हत्या कर देता है। इसके बाद जो है रामगुप्त के सैनिक शकराज की प्रेमिका और उसके पिता का वध कर देता है और चंद्रगुप्त को भी कैद करने के लिए आदेश देता है। यानी कि दोस्तों जब ध्रुव स्वामिनी अपने पति रामगुप्त का विरोध करती है कि हम जो है शकराज के पास नहीं जाएंगे, तो इस बात को जो है रामगुप्त का भाई जो था चंद्रगुप्त उसने सुन लिया और उन्होंने योजना बनाया कि जो शकराज है उनकी हत्या कर देगा। इस प्रकार से चंद्रगुप्त जो है शकराज के शिविर में जाकर उनकी हत्या कर देता है। लेकिन इस बीच जो है रामगुप्त का जो सैनिक था उसके सैनिक ने शकराज की प्रेमिका और उनके पिता का हत्या कर देता है। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त को भी कैद कर लेता है। चंद्रगुप्त को कैद क्यों किया था? इसलिए कैद किया था क्योंकि जो है अपने भैया से आदेश नहीं लिया था शकराज के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए, वो जो है चला गया था अपने भाई को बताए बिना। इसके अलावा इनको शक था कि जो ध्रुव स्वामिनी है और चंद्रगुप्त है इनके बीच जो है प्रेम प्रसंग चल रहा है। यही कारण है कि अपने भाई को जो है इन्होंने कैद करवा दिया। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि अपने भाई से बात करो, लेकिन रामगुप्त जो है उनको कैद करवा देता है। और जब कैद करवा दिया जाता है तो ऐसे स्थिति में चंद्रगुप्त गुस्सा में आकर जो उनका बेड़ियां लगाया हुआ था हाथ पैर में उनको तोड़ देता है। दोस्तों जब भी कैद किया जाता था राजा महाराजा के दौरान, तो उस समय हाथ और पैर में जो जंजीर देखते हो ना, उससे जो है उनको कैद कर लिया जाता था। उनके हाथों और पैरों में जंजीर लगा दिया जाता था ताकि व्यक्ति कहीं भाग ना सके। अंततः जो है रामगुप्त चंद्रगुप्त के एक सामंत के हाथों मारा जाता है। इस तरह ध्रुव स्वामिनी का जो है विवाह किससे हो जाता है? चंद्रगुप्त से हो जाता है। यानी कि दोस्तों जब चंद्रगुप्त ने जो है अपने भाई से बात किया तो उन्होंने इनके बात को नहीं माना और चंद्रगुप्त को जो है कैद में ही रखा। दोस्तों जब चंद्रगुप्त को जो है उनके भाई ने कैद करवा दिया तो यह माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त का एक सामंत था उन्होंने जो इनके भाई रामगुप्त की हत्या कर देता है। लेकिन कहीं कहीं यह जिक्र मिलता है कि रामगुप्त की जो हत्या चंद्रगुप्त ने ही करवाया था। यह माना जाता है कि चंद्रगुप्त ने अपने भाई की हत्या इसलिए करवाया था ताकि एक डरपोक राजा यहाँ पर ना रहे। डरपोक राजा रहकर भी क्या करेगा साम्राज्य में? यही कारण है कि अपने राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपने भाई की हत्या करवा दिया था अपने एक सामंत से। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कहानी था दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा ताकि ध्रुव स्वामिनी नाटक से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, आपका जो है कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के आधार पर चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण करें। इसके अलावा अथवा में है ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक चंद्रगुप्त है, इस पर विचार करें। यानी कि आपको इसमें पूछा गया है कि जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है इसका नायक कौन है, चंद्रगुप्त है या रामगुप्त है, यही आपको सिद्ध करना है। यहाँ पर सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देना है कि जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है इसकी रचना किसने की थी? जयशंकर प्रसाद जी ने की थी। और यह जो एक प्रभावशाली नाटक है जिसमें नायिका ध्रुव स्वामिनी है जो एक साहसी और नैतिक स्त्री है, अपने मर्यादा बचाने के लिए अपनी जान को भी त्यागने से नहीं डरती है। इसमें जो ध्रुव स्वामिनी नायिका है वो जो है काफी साहसी है, काफी नैतिक स्त्री है। यही कारण है कि अपने मर्यादा को बचाने के लिए अपनी जान को भी त्यागने के लिए तैयार हो जाती है। नाटक की जो पूरी कथा है दोस्तों, पूरी कहानी है, वो ध्रुव स्वामिनी के इर्द गिर्द घूमती है। यानी बेसिकली ये जो नाटक है वो ध्रुव स्वामिनी के आधार पर ही लिखा गया है।
अब हम लोग समझते हैं दोस्तों कि नायक यहाँ पर रामगुप्त है या चंद्रगुप्त। नायक को लेकर क्या विवाद है? तो नायक को लेकर जो है रामगुप्त और चंद्रगुप्त के बीच विवाद है कि किसे वास्तविक नायक माना जाए। हालांकि इस नाटक में जो है चंद्रगुप्त को नायक माना जाना चाहिए। चंद्रगुप्त को क्यों नायक मान लेना चाहिए? चंद्रगुप्त को इसलिए नायक मान लेना चाहिए क्योंकि ध्रुव स्वामिनी को जो है हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी में जो है साथ देता है। इसके लिए चंद्रगुप्त अपने प्राण को भी त्यागने से नहीं डरता है। चंद्रगुप्त कहता है कि भले ही हमारा प्राण चला जाए लेकिन हमारा जो खानदान का मर्यादा है मैं उसको टूटने नहीं दूंगा। समझ रहे हो ना? तो हर परिस्थितियों में अपने भाभी के साथ ये खड़ा रहता है। जबकि जो उसका भाई था रामगुप्त एक कायर व्यक्ति था, डरपोक व्यक्ति था, निर्लज्ज था। उनको कोई जो है लाज लोग था ही नहीं कि हमारी पत्नी किसी और के साम्राज्य में चल जाएगी, राज्य में चल जाएगी तो हमारा इज्जत क्या रहेगा। इन सभी बातों को वो नहीं सोचता था। सकराज ने जब उनको डराया कि अगर ध्रुव स्वामिनी को हमारे दरबार में नहीं भेजा तुमने तो तुम्हारे राज्य पर हम आक्रमण कर दूंगा, और इस तरह से रामगुप्त डर जाता है और अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को इनके दरबार में भेजने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह से दोस्तों रामगुप्त को जो है नायक नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि इसमें साहस ही नहीं है, वीरता ही नहीं है, उदात्त ही नहीं है। जो एक नायक होता है उसमें उदात्त होना चाहिए, उसमें साहस होनी चाहिए दोस्तों, उसमें वीरता होनी चाहिए। मान लो कोई एक ऐसा नायक है जिसमें साहस ही नहीं है, वीरता ही नहीं है, ऐसा लगे कि एक फूंक मार दें तो वो उड़ जाएगा, समझ रहे हो ना, तो उसको नायक नहीं कहा जा सकता है ना। तो जो नायक में वीरता नहीं है, साहस नहीं है, उदात्त नहीं है। उदात्त का मतलब यहाँ ये है कि नैतिक मूल्यों का पालन ना करे, वो जो है किसी से डर जाए, और अगर शक्ति उनके पास है तो शक्ति का दुरुपयोग करे तो उसे उदात्त नहीं कहेंगे। उदात्त हम उसे कहेंगे जिसके पास बहुत सारा शक्तियां होती है लेकिन वो अपने शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करता है। और अगर उनके आत्मसम्मान पर आ जाए तो अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, और ऐसा कुछ दिखता नहीं है रामगुप्त में यहाँ। यही कारण है इनको नायक नहीं माना जाना चाहिए। जबकि चंद्रगुप्त जो है सकराज को मारकर ध्रुव स्वामिनी की रक्षा करता है। चंद्रगुप्त जो है डरता ही नहीं, क्योंकि इनके अंदर साहस से वीरता है। यह जो एक उदात्त व्यक्ति है, अपनी मर्यादा को बचाने के लिए वो अपने प्राण को भी त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। चंद्रगुप्त का हृदय उदारता से भरा हुआ है, और जो है वह सत्ता के प्रति भी लालची नहीं है। यानी कि जो एक उदात्त नायक होता है वो जो है नैतिक मूल्यों का पालन करता है। उनके अंदर जो है बहुत ज्यादा लालच नहीं होता है, स्वार्थी व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि वह जो है अपने साथ साथ जनता के बारे में भी सोचता है। उसी प्रकार से भी चंद्रगुप्त यहाँ पर है दोस्तों, जो एक उदार व्यक्ति है और सत्ता के प्रति बिल्कुल लालची नहीं है। चंद्रगुप्त एक साहसी वीर और उदार व्यक्ति है जो अपने कुल की मर्यादा और गरिमा को बनाए रखता है। इस प्रकार से चंद्रगुप्त में वह सभी गुण है जो एक नायक में होनी चाहिए, और इस नाटक का जो नायक है वो चंद्रगुप्त ही है। इस प्रकार से जो चंद्रगुप्त है दोस्तों, इसमें साहस भी है, वीरता भी है, उदार व्यक्ति भी है, और अपने नैतिक मूल्यों का पालन करता है, और शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता है, बल्कि अपनी भाभी को बचाने के लिए, अपनी मर्यादा को बचाने के लिए, गरिमा को बनाए रखने के लिए जो है अपने जान को भी, अपने प्राण को भी त्यागने से नहीं डरता है। इस प्रकार से इस नाटक का जो नायक है, वास्तविक नायक चंद्रगुप्त ही है। अब देखते हैं दोस्तों कि एक नायक में क्या गुण होता है जिसके आधार पर उनको नायक माना जाना चाहिए। तो पहला है दोस्तों साहस और वीरता। जिस नायक में साहस से वीरता है वही जो एक बेहतर नायक, एक वास्तविक नायक माना जाता है। चंद्रगुप्त में साहस भी है, उनके अंदर वीरता का भी गुण है। वह जो है साम्राज्य को मारकर ध्रुव स्वामिनी की रक्षा करता है, और कठिन से कठिन परिस्थितियों में जो है अपना धैर्य नहीं खोता है, और साहस के साथ जो उनका सामना करता है। यही कारण है कि इनको जो है नायक माना जाना चाहिए। दूसरा है उदारता और निस्वार्थ। उदारता और निस्वार्थ का मतलब है वैसा व्यक्ति जो नैतिक मूल्यों का पालन करे, अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करे। और निस्वार्थ का मतलब यहाँ पर यह है कि जो स्वार्थी ना हो। जो व्यक्ति स्वार्थी है, जो अपने बारे में ही केवल सोचे, उनको कैसे नायक माना जा सकता है? नायक वो होता है जो अपने अलावा समाज के सभी लोगों के बारे में सोचता है। वही यहाँ पर है कि जो चंद्रगुप्त है वो एक उदार व्यक्ति है और निस्वार्थ है, यानी वो स्वार्थी व्यक्ति नहीं है, केवल अपने हित के बारे में वो नहीं सोचता है। वह जो है सत्ता के प्रति लालची नहीं है, और राज्य पर जो है अधिकार करने की बजाय उदारता का परिचय देता है। वो जो है राज्य पर कब्जा करने के बजाय अपनी उदारता को महत्व देता है। वह हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोचता है। और इस नाटक में यह बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त है वो हमेशा अपनी प्रजा के बारे में सोचता है, दूसरों के लिए सोचता है। इस प्रकार से चंद्रगुप्त में उदारता भी है और निस्वार्थी है। यही कारण है कि इसको नायक माना जाना चाहिए। तीसरा है दोस्तों धीरता और गंभीरता।
चंद्रगुप्त धीर और गंभीर स्वभाव वाला है। वह कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और गंभीरता से काम लेता है और अपने निर्णयों में स्थिर रहता है। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति धीर होता है, जो व्यक्ति गंभीर होता है, चाहे उनके पास कितनी भी कठिन परिस्थितियां आई हो, वो हर एक कठिन परिस्थितियों में लड़ने के लिए तैयार होता है, वो धैर्य रखता है। और दोस्तों, एक जो वास्तविक नायक होता है वो अंतिम दम तक जो अपने परिस्थितियों से लड़ता है, धैर्य से काम लेता है। इस प्रकार से इसमें धैर्य भी है और गंभीरता है। यही कारण है कि इनको इस नाटक का नायक माना जाना चाहिए। चौथा है न्यायप्रियता। न्यायप्रियता का मतलब क्या है कि एक ऐसा नायक जो न्यायी हो। मान लो किसी और व्यक्ति ने जो है गलती किया है और किसी और को सजा दे, तो न्यायी शासक नहीं हो गया ना, न्यायी राजा नहीं माना जाएगा ना। न्यायी राजा वो है जो न्याय सभी के लिए सोचे, सभी के प्रति जो है समान रूप से देखे। ऐसा नहीं है कि गलती कोई और करे, सजा किसी और को दे। तो चंद्रगुप्त जो है एक न्यायी व्यक्ति है। चंद्रगुप्त न्यायप्रिय है। वह हमेशा सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा रहता है, यानी कि जो सत्य होता है उनके समक्ष वो जो है न्याय देता है और जो गलती करता है उनको दंड देता है और अन्याय के साथ जो है संघर्ष करता है। उनकी न्यायप्रियता से उसे एक आदर्श नायक माना जाना चाहिए। इस प्रकार से न्यायप्रियता के कारण भी जो है चंद्रगुप्त को इस नाटक का नायक माना जाता है। पांचवा है दोस्तों कोमलता और संवेदनशीलता, यानी कि एक जो उदार नायक होता है उसमें कोमलता होता है, संवेदनशीलता होता है। संवेदनशील का मतलब यहाँ ये है कि जो केवल अपने दुखों को ना समझे बल्कि समाज व अन्य लोगों के दुखों को समझे, उनको समाधान करने का प्रयास करे, तो उसे हम संवेदनशील व्यक्ति कहेंगे, संवेदनशील शासक कहेंगे। चंद्रगुप्त जो है प्रेम में कोमल और संवेदनशील है। उसका हृदय उदारता से भरा हुआ है और वह जो है दूसरों की भावनाओं का सम्मान करता है। तो जो व्यक्ति अपने बारे में केवल ना सोचे, अपने हित में केवल ध्यान ना देकर दूसरों के हित के लिए काम करे, दूसरों के हित के बारे में सोचे, उनके जो है भावनाओं का सम्मान करे, तो वह जो है एक बेहतर नायक होता है। और यहाँ पर ये सारा गुण किस में दिख रहा है? चंद्रगुप्त में दिख रहा है। इसलिए इस नाटक का जो है वास्तविक नायक चंद्रगुप्त को माना जाता है। छठा है दोस्तों नेतृत्व क्षमता। मतलब एक बेहतर नायक वो होता है, एक बेहतर शासक वो होता है जिसके पास जो है नेतृत्व करने की क्षमता होती है। चंद्रगुप्त में नेतृत्व क्षमता है। वह अपने साथियों को प्रेरित करता है, यानी कि युद्ध के मैदान में अपने साथियों के अंदर जोश भर देता है। इतना ही नहीं, उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देता है। उसकी नेतृत्व क्षमता उसे एक प्रभावशाली नायक बनाती है। यानी कि दोस्तों जो नायक के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है वह बड़ा से बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता है, और जिस नायक के पास नेतृत्व करने की क्षमता ही नहीं है वह जो है अपने राज्य को भी गंवा सकता है। तो चंद्रगुप्त में नेतृत्व करने की क्षमता है। यही कारण है कि इनको इस नाटक का नायक माना जाता है। सातवां है चरित्र की दृढ़ता, यानी कि चंद्रगुप्त का चरित्र दृढ़ और अडिग है। वह अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर अडिग रहता है और किसी भी परिस्थितियों में अपने चरित्र को समझौता नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि एक बेहतर नायक वो होता है जो अपने बातों पर पक्का रहे, यानी कि वो अगर एक बार कह दिया उस बातों से वो पीछे नहीं हटता है, चाहे उनके प्राण क्यों ना चला जाए। और उसी टाइप पर जो है चंद्रगुप्त यहाँ पर देखने को मिलता है इस नाटक में। और चंद्रगुप्त यहाँ पर जो है इनका जो चरित्र है वो एक अडिग है। एक बार जो कह दिया उस बात से पीछे नहीं हटता है, क्यों ना इनका प्राण चला जाए। वह अपने सिद्धांतों और मूल्यों का पालन करता है। इस प्रकार से जो है उनके साथ अगर कोई भी परिस्थिति आ गया हो, कोई भी परिस्थिति आने के बावजूद भी वो अपने बातों पर जो है अडिग रहता है, तो इसे जो है एक बेहतर नायक माना जाता है। और चंद्रगुप्त में ये गुण है, इसीलिए इस नाटक का नायक जो है चंद्रगुप्त ही माना जाता है। अंत में जो है आपको निष्कर्ष लिखना है कि इन सभी गुणों के आधार पर चंद्रगुप्त जो है ध्रुवस्वामिनी नाटक का आदर्श नायक माना जा सकता है। उसके बाद प्रश्न है कि जो ध्रुवस्वामिनी है उसमें व्यक्त नारी भावना पर प्रकाश डालिए। तो ध्रुवस्वामिनी में जो व्यक्त नारी भावना हुआ है, इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको पूछा गया। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे 40 से 50 शब्दों में। जयशंकर प्रसाद के नाटक जो ध्रुवस्वामिनी है उसमें नारी भावना बहुत ही सशक्त और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यानी कि दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी ने जो है ध्रुवस्वामिनी में जो नारी भावना है उनको बहुत ही सशक्त और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया है। इसका मतलब ये है कि नाटक में ध्रुवस्वामिनी का चरित्र नारी शक्ति, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का प्रतीक है। ध्रुवस्वामिनी नाटक के माध्यम से प्रसाद यह बताना चाहते हैं
कि महिलाओं को भी जो है समाज में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, आत्मसम्मान किया जाना चाहिए, ताकि जो है महिलाएं समाज में आगे बढ़ सके। क्योंकि दोस्तों जब भारत स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बना था उस समय महिलाओं का जो है समाज में कोई योगदान नहीं था। वह जो है घर के चार दीवारी में ही जो है कैद होकर रहती थी, समाज में उनका कोई महत्व ही नहीं था। इसीलिए जो है प्रसाद जी ने महिलाओं को स्वतंत्रता देने के लिए, उसका आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक को लिखा है। और इस नाटक के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि नारी भी स्वतंत्र है, क्योंकि वह भी एक मानव है। जिस प्रकार से पुरुष एक मानव है उसी प्रकार से स्त्रियां भी जो है एक मानव है। तो क्यों उसके साथ जो है समाज में भेदभाव होता है, उसको पुरुषों की तरह सम्मान अधिकार क्यों नहीं दिया जाता है। इसको लेकर जो है प्रसाद जी ने नारियों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, उनके आत्मसम्मान को महत्व देने के लिए जो है इस नाटक को लिखा था जयशंकर प्रसाद जी ने। फिर हम लोग देखते हैं कि जो ध्रुव स्वामिनी है उसमें व्यक्त नारी भावना क्या है। पहला है, ध्रुव स्वामिनी एक ऐसी नारी है जो अपने अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करती है। यानी कि ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से जो है प्रसाद जी यह बताना चाहते हैं कि अगर किसी महिला का आत्मसम्मान छीना जा रहा हो, उनके अधिकार को छीना जा रहा हो, तो उन्हें चुप बैठना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी आत्मसम्मान के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए उन्हें संघर्ष करना चाहिए। वह पुरुष प्रधान समाज में अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए खड़ी होती है। यानी कि जो पुरुष प्रधान समाज है यहाँ पर महिलाओं को उतना ज़्यादा सम्मान नहीं दिया जाता था, इतना ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं था। यही कारण है कि प्रसाद जी ने जो है महिलाओं को पुरुषों की तरह सम्मान दिलाने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो है इस नाटक को लिखा था। नाटक में दिखाया गया है कि जो ध्रुव स्वामिनी है अपने पति रामगुप्त के अन्याय और अपमान को सहन नहीं करती है और अपने अधिकारों के लिए विद्रोह करती है। इस नाटक में जो है नारी भावना इस प्रकार से व्यक्त हुई है। ध्रुव स्वामिनी जो है जब इनके पति रामगुप्त जो है सकराज के पास इनको भेजना चाहता है, तो इस दौरान ध्रुव स्वामिनी जाने से इनकार कर देती है और अन्याय के खिलाफ, अपमान के खिलाफ कहती है कि हम संघर्ष करेंगे। और अपने अधिकारों के लिए जो है ध्रुव स्वामिनी संघर्ष करती है, अपने पति के खिलाफ विद्रोह कर देती है। दूसरा है, प्रसाद जी ने जो है इस नाटक में नारी के सभी सद्गुणों जैसे कि दया हो गया, त्याग हो गया, क्षमा हो गया, सहनशीलता हो गया, एक निष्ठा हो गया और विश्वास को उजागर किया है। यानी कि इन्होंने यह बताने का प्रयास किया जो महिलाएं हैं उनमें दया होती है, त्याग की भावना होती है, क्षमा बहुत जल्दी कर देती है लोगों को, उनके अंदर सहनशीलता होती है। इतना ही नहीं दोस्तों, एकनिष्ठ होती है। महिलाएं जो एकनिष्ठ होती है, एकनिष्ठ का मतलब है केवल अपने हस्बैंड के बारे में सोचे, उसके अलावा किसी के बारे में ना सोचे, ये मानते थे प्रसाद जी। और मैंने इससे पिछले वीडियो में जब बताया था जयशंकर प्रसाद के परिचय के बारे में, उसमें आपको बताया है कि प्रसाद जी उन्हीं महिलाओं को ज़्यादा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं जो महिला एकनिष्ठ है, जो केवल अपने पति से मतलब रखे। मतलब का यहाँ ये है केवल अपने पति से प्रेम करे, इसके अलावा किसी और पुरुषों से प्रेम संबंध ना स्थापित करे। उसी प्रकार से जो महिला एकनिष्ठ है उसको जो है ज़्यादा सम्मान देते हैं प्रसाद जी। तो इन्होंने यहाँ पर महिलाओं के जो विश्वास है उसको बढ़ाने का प्रयास किया है, ताकि समाज में जो है महिलाओं को आत्मसम्मान दिया जाए, महिलाओं को स्वतंत्रता दिया जाए। तीसरा है जो ध्रुव स्वामिनी है। ध्रुव स्वामिनी का चरित्र एक संदेश देता है कि नारी केवल कोमल और भावुक ही नहीं होती है, बल्कि उसमें अत्याचारों का विरोध करने की भी शक्ति होती है। यानी कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के माध्यम से प्रसाद जी यह संदेश देना चाहते हैं कि जो महिलाएं होती है केवल कोमल नहीं होती है, केवल भावुक नहीं होती है, बल्कि अगर उनके खिलाफ अत्याचार किया जाए तो वो अपने अत्याचारों के खिलाफ लड़ती भी है, संघर्ष भी करती है। और यह संदेश देना चाहते हैं भारतीय समाज में कि जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, वो महिलाएं चुपचाप मत बैठिए, वो जो है समाज में विद्रोह करें, अपने संघर्षों के खिलाफ लड़ें, तभी जो है नारियों को स्वतंत्रता मिलेगी, तभी जो है नारियों के आत्मसम्मान मिलेगा। यही कारण है दोस्तों कि इस नाटक के माध्यम से नारी की स्वतंत्रता और समानता की बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी। चौथा है, इस नाटक में नारी के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की भावना को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जो आज भी प्रासंगिक है। यानी आज क्या देख रहे हो, महिला और पुरुष को एक सम्मान माना जा रहा है। यहाँ तक कि जो है बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं जहाँ पर पुरुषों से अधिक महिलाओं को अधिकार है। और जो आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की बात करते थे प्रसाद जी स्वतंत्रता से पहले, वो जो है आज जाकर महिलाओं को मिला है। तो आप समझ रहे हो ना कि प्रसाद जी जो है कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया हिंदी साहित्य में महिलाओं के आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए, उनको जो है स्वतंत्रता दिलाने के लिए।
अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी नाटक की जो है मूल समस्या क्या है, इस पर विचार करें। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया दोस्तों, तो जिसने पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखा होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनको 100% समझ में आ गया होगा कि ध्रुव स्वामिनी नाटक क्या है और इनसे संबंधित कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो केवल आप इस वीडियो को कर लोगे तो ध्रुव स्वामिनी नाटक से संबंधित आपको अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप आसानी से इसका आंसर लिख सकोगे। ध्रुव स्वामिनी नाटक की जो मूल समस्या है, नारी के स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की रक्षा है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की क्या समस्या है दोस्तों? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक की जो मूल समस्या है वो है नारी की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान, यानी नारियों को स्वतंत्रता दिलाना समाज में, उनको जो है आत्मसम्मान दिलाना। इस नाटक में ध्रुव स्वामिनी का जो चरित्र है एक साहसी और आत्मसम्मान से भरी नारी का है, जो अपने अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करती है। यानी कि इस नाटक में ध्रुव स्वामिनी का जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, वो एक साहसी महिला के रूप में है, एक ऐसी महिला के रूप में है जो अपनी आत्मसम्मान के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए जो है संघर्ष करती है, ताकि जो है इनकी जो स्वतंत्रता है, जो अधिकार है, वो इन्हें मिल सके, इसका आत्मसम्मान समाज में मिल सके। यही कारण है दोस्तों कि ये जो है संघर्ष करती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको बनाना है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की मूल समस्या। ध्रुव स्वामिनी नाटक की मूल समस्या क्या है? तो पहला है, ध्रुव स्वामिनी का जो पति है रामगुप्त एक कायर व्यक्ति है और निर्लज्ज है। निर्लज्ज का मतलब है जिसको कोई लाज लोक ही नहीं है, जो अपनी पत्नी को सकराज के हवाले करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि जो है सकराज यह धमकी देता है रामगुप्त को कि अगर अपनी पत्नी को मेरे दरबार में नहीं भेजोगे तो मैं आपके साम्राज्य पर, आपके राज्य पर जो है आक्रमण कर दूंगा। इस डर के कारण जो है रामगुप्त अपनी पत्नी को सकराज के पास भेजने के लिए तैयार हो जाता है। यही कारण है कि इनको एक कायर व्यक्ति, एक निर्लज्ज व्यक्ति माना गया है। दोस्तों आप ये नहीं पूछना कि जो है सकराज कहाँ का राजा था, यहाँ पर जो है कल्पना के रूप में सकराज को लिया गया है। इसका जो है कहाँ पर क्षेत्र था, इसके बारे में कोई यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया दोस्तों। और नाटककार के पास ये छूट होती है कि वो कल्पनाओं के माध्यम से कोई भी चरित्र को ले सकता है। इस स्थिति में ध्रुव स्वामिनी अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए विद्रोह करती है और चंद्रगुप्त की मदद से सकराज का सामना करती है। यानी कि ध्रुव स्वामिनी जो है अपनी आत्मसम्मान के लिए, अपनी मर्यादा को बचाने के लिए, अपनी रक्षा के लिए विद्रोह करती है और इस प्रकार से चंद्रगुप्त से मदद भी मांगती है। चंद्रगुप्त से मदद लेकर सकराज का सामना करती है और अंततः जो है इन्होंने अपने मर्यादा को बचाया, अपने आत्मसम्मान को बचाया। दूसरा है, नाटक में यह दिखाया गया है कि नारी केवल कोमल और भावुक नहीं होती है, बल्कि उसमें अत्याचारों का विरोध करने की शक्ति भी होती है। ध्रुव स्वामिनी का जो संघर्ष है नारी के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। इस नाटक के माध्यम से जो है प्रसाद ये बताना चाहते हैं कि जो नारी है वो केवल कोमल नहीं होती है दोस्तों, वो केवल भावुक नहीं होती है, वो जब चाहे दुर्गा का अवतार ले सकती है। इसीलिए नारी को कोमल मत समझना, भावुक केवल मत समझना, अगर वो चाह ले तो किसी से भी संघर्ष कर सकती है। इस नाटक के माध्यम से प्रसाद ये बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है, उनका शोषण होता है, तो वो जो है उनके खिलाफ संघर्ष करें। और ध्रुव स्वामिनी का जो संघर्ष है नारी के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, ताकि महिलाओं को स्वतंत्रता मिले, उनको समाज में सम्मान मिले। और अंत में इस प्रकार से नाटक की जो मूल समस्या है वो नारी के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा है, जो आज भी प्रासंगिक है। इस प्रकार से इस नाटक की जो मूल समस्या है दोस्तों वो है नारी के आत्मसम्मान की, नारी की स्वतंत्रता की रक्षा की। जब नारी को सम्मान दिया जाएगा समाज में, जब स्वतंत्रता दिया जाएगा, तभी जो है नारी बेहतर ढंग से अपने जीवन व्यापन कर सकती है। इस प्रकार से दोस्तों इस नाटक के माध्यम से प्रसाद जी जो है नारियों को आत्मसम्मान देने की बात करते हैं, उनको स्वतंत्रता देने की बात करते हैं। और जो ये मामला है दोस्तों केवल उस समय का नहीं था, आज भी ये प्रासंगिक है। प्रासंगिक मतलब आज भी इसका महत्व है। नारियों को आत्मसम्मान के लिए उनको महत्व दिया जाए, उनको स्वतंत्रता दिया जाए। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। दोस्तों आपका जो है मेजर पेपर 6 का सारा क्वेश्चन हो गया, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और सारा जो है क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। मेजर पेपर 7 का जो है क्वेश्चन बहुत जल्द आने वाला है, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि उनकी भी सहायता हो सके। और टेलीग्राम को आपने अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट सेमेस्टर में भी जो है
जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सूचना दे दूंगा, ताकि जो एग्ज़ाम से पहले आपकी सारी तैयारी करवा दी जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं मेजर पेपर 7 में। धन्यवाद।